हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल नॉलेज। और आज का ये हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है। जनरल साइंस में हम आज बात करेंगे रेडियो सक्रियता के बारे में। रेडियो सक्रियता एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारा टॉपिक नंबर 9 है वीडियो हमारा जनरल साइंस में केमिस्ट्री से। और इससे पहले यदि आपने केमिस्ट्री की वीडियोस नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से पिछली वीडियोस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग जाकर पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो पर रेडियो सक्रियता के बारे में देखेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और देखेंगे कि क्या कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। यदि चैनल पे पहली बार है आप लोग तो चैनल के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, तो आप लोग उसको रेड कलर का उसे नीचे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको इस तरह मिलते रहेंगे। चलते फर्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है हेनरी बेकेलर ने रेडियो धार्मिकता की खोज की थी। आइटोन हेनरी बेकेलर ने 15 दिसंबर 1852 को इनका जन्म हुआ और 25 अगस्त 1908 को इनकी मौत हुई थी। एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री, नोबेल पुरस्कार विजेता और मैरी क्यूरी तथा पियरे क्यूरी के साथ रेडियो धार्मिकता के अन्वेषण थे, जिसके लिए तीनों 1903 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था। किसको? हेनरी बेकेलर को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा रेडियो सक्रियता का किसका गुण है? तो ये एक नाभिक का गुण होता है रेडियो सक्रियता। और रेडियो सक्रियता इसका राइट आंसर सी है। रेडियो सक्रियता की बात करें जिसे हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, रेडियो धार्मिकता वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक में आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा फेंकता है। इसे पता है जो स्वयं ही ऐसी ऊर्जा निकालते हो विकिरणशील या रेडियोधर्मी कहलाते हैं। यह विकिरण अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण और इलेक्ट्रॉनों के रूप में होते हैं। ऐसे पता है जिनका परमाणविक नाभि स्थिर नहीं होता है और वो जो निश्चित मात्रा में आवेशित कणों का छोड़ते हैं रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है रेडियो सक्रियता परिवर्तन में भाग लेता है। तो परमाणु के नाभिक रेडियो सक्रियता के परिवर्तन में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या से हमेशा इसकी संख्या जो होती है कम ही होती है। ना वो न्यूट्रॉनों के बराबर होती है, ना ही न्यूट्रॉनों की संख्या से अधिक होती है। ये हमेशा न्यूट्रॉनों की संख्या से कम होती है। किसी परमाणु में स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या से हमेशा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है रेडियो धार्मिक यूनिट क्या होती है? तो क्यूरी जो होता है रेडियो धार्मिकता की एक यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती है? तो इसका अल्फा, बीटा और गामा किरणों का ये उत्सर्जन करते हैं। रेडियो सक्रिय, रेडियो एक्टिव या रेडियो धार्मिकता वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक अस्थिर परमाणु पे नाभिक से आयनीकरण विकिरण के रूप में ऊर्जा फेंकता है। ऐसे पता जो स्वयं में ही ऐसी ऊर्जा निकालते हैं विकिरणशील रेडियोधर्मी कहलाते हैं। अल्फा, बीटा, गामा इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने अल्फा किरणों की और बीटा किरणों की खोज की थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रसिद्ध एक रसायन तथा भौतिक शास्त्री थे। उन्हें नाभिक भौतिकी का जनक भी कहा जाता है। भौतिक रसायन में लगभग सभी प्रयोगों में उपयोग होने वाली अल्फा, बीटा, गामा किरणों के बीच अंतर बताने वाले वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ही थे। क्वेश्चन नंबर 8 है किसी वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की थी? तो इसका राइट आंसर है रदरफोर्ड ने गामा किरणों की भी खोज की थी। इसका हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से कौन सा रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? तो अल्फा किरण जो है हीलियम नाभिक के समकक्ष होती है। अल्फा किरण हीलियम नाभिक समकक्ष होती है। अल्फा कण मुख्य हीलियम नाभिक होते हैं। इनकी संरचना 2 प्रोटॉन या 2 न्यूट्रॉन द्वारा होती है। रेडियो धार्मिकता में ये कण नाभिक से उत्सर्जित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है नाभिक से निकलने वाली विकिरण में किसकी विभेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणों की सर्वाधिक होती है। इस प्रक्रिया में गामा 6 कहा जाता है। अपने ऊंचे स्तर के कारण जैविक कोशिका द्वारा सोख लिए जाने पर अत्यंत नुकसान पहुंचा सकती है। गामा किरण नाभिक में से अल्फा, बीटा के निकलने से बनता है। यह सबसे अधिक विभेदन क्षमता वाली होती किरण है। क्वेश्चन नंबर 11 अल्फा किरणें क्या है? तो ये हीलियम प्लस आयन, हीलियम प्लस आयन। अल्फा किरण अल्फा किरणों से मिलकर बनी होती हैं, अल्फा कणों से मिलकर बनी होती हैं। हीलियम परमाणु के नाभिक को अल्फा कण कहा जाता है। अतः अल्फा किरणें हीलियम परमाणु के नाभिक से बनी होती हैं। अल्फा किरणों का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है और इन किरणों में 2 इकाई का धनावेश होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है अल्फा किरणों में उपस्थित होता है तो 2 इकाई धन आवेश जो होता है अल्फा किरणों में उपस्थित होता है।
बीटा किरणें बनी होती हैं तो ऋण आवेशित कणों की बनी होती हैं। कुछ रेडियो सक्रिय नाभिक जैसे पोटेशियम 40 से उत्सर्जित होने वाले कणों उच्च ऊर्जा उच्च वेग वाले इलेक्ट्रॉनों या पॉजिट्रॉनों को बीटा कण कहते हैं। ये एक प्रकार के आयनकारी विकिरण होते हैं, इसे बीटा विकिरण भी कहते हैं। रेडियो सक्रिय से बीटा कणों का निकलना बीटा 6 कहलाता है। बीटा कणों के ग्रीक वर्ण में बीटा द्वारा निरूपित किया जाता है। बीटा 6 दो प्रकार से होते हैं, बीटा माइनस और बीटा प्लस, जिसमें क्रमशः इलेक्ट्रॉन एवं पॉजिट्रॉन निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? तो जो बीटा किरणें होती हैं उनके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। इनमें से किसके उत्सर्जन से कोई तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है? तो बीटा कणों के उत्सर्जन से तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है। 16 है, निम्न में से किस ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा किरणों में ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉनों का समरूप क्या है? इलेक्ट्रॉनों का जो समरूप है, बीटा किरण बिल्कुल जो होती है इलेक्ट्रॉनों के समान ही होती हैं। एक बीटा पार्टिकल का निर्माण नाभिक के क्षरण से होता है। एक बीटा पार्टिकल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की होती है। बीटा पार्टिकल की ऊर्जा हानि से ही इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों में बंधन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि जो बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने के से उनका वेग अधिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बीटा किरणों किस प्रकार का आवेश वहां करती हैं? तो ऋणात्मक हमने देखा है। गामा किरणें किसकी बनी होती है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होती हैं उसे हम गामा किरण भी कहते हैं। गामा किरणें जो होती हैं एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, फोटोन है जो परमाणु नाभिक के रेडियो सक्रियता 6 से उत्पन्न होता है। वहीं बात करें 21 नंबर के, गामा किरणें क्या है? तो रेडियो सक्रियता पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा उक्त किरणें जो होती हैं गामा किरणें कहलाती हैं। गामा किरण एक ही प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण फोटोन है जो परमाणु नाभिक के रेडियो सक्रिय 6 से उत्पन्न होता है। गामा किरणों के फोटोन की ऊर्जा अब तक के प्रेक्षित अन्य सभी फोटोनों की ऊर्जा से अधिक है। सन 1900 में फ्रांस के भौतिक शास्त्री हेनरी बेकरर ने इसकी खोज की थी, जब वे रेडियम से निकलने वाले विकिरण का अध्ययन करते थे। 22वां है, निम्नलिखित में किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा इसका राइट आंसर है। 23 है, निम्न में से किस किरण के अध्ययन की क्षमता सबसे अधिक कम है? आयनन क्षमता। तो गामा किरण जो होती है इनकी आयनन क्षमता जो होती है वो सबसे कम होती है। गामा किरणें अति उच्च आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है, इसकी वेधन क्षमता अति उच्च होती है परंतु आयनन क्षमता नगण्य होती है। ये विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से किस किरण के आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो अल्फा किरण जो होती है उनकी आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या में 2 की और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। कैसा? अल्फा किरणें जब किसी भी एटम से निकलती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, तो इससे 2 की कमी जो होती है द्रव्यमान में, परमाणु संख्या में 2 की कमी और द्रव्यमान में 4 की कमी होती है। अल्फा कण हीलियम के नाभिक होते हैं। अल्फा कण जो होते हैं हीलियम के नाभिक होते हैं, उनकी आयनन क्षमता उच्च होती है और वायु में भेदन क्षमता लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। 25 क्वेश्चन हमारा, समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किस में अंतिम रूप से बदल जाते हैं? तो ये सभी सीसे में बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? तो इसका अल्फा किरण राइट आंसर है। अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या में 2 की और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। 27 है, किसी रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है। तो पोलोनियम जो है एक रासायनिक तत्व है, इसकी खोज सन 1898 में मेरी क्यूरी तथा पेरी क्यूरी ने की थी। यह रेडियोएक्टिव तत्व है जिसके मुख्य समस्थानिक का द्रव्यमान जो होता है 240, लेकिन इसके अलावा पोलोनियम के 10 अन्य समस्थानिक ज्ञात हैं जो आवर्त सारणी में किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक है। 28 है, निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है? तो एल्यूमिनियम जो होता है एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं माना जाता है। एल्यूमिनियम एक रासायनिक तत्व है जो धातु रूप में पाया जाता है, यह भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा पाया जाता है, एक क्रस्ट में जो होता है सबसे अधिक पाया जाता है। एल्यूमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट एक एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। यह मुख्य रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड तथा अन्य शुद्धियों से मिलकर बना होता है।
बियर प्रक्रम द्वारा इन अशुद्धियों को दूर कर दिया जाता है, जिससे सिर्फ एल्यूमिना बच जाता है। एल्यूमिना से विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध एल्यूमिनियम होता है। 29वां, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अन्वेषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया गया? तो बोरोन का किया गया। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अन्वेषण किया गया। 30 है, निम्न में से कौन सा एक रेडियो धर्मी तत्व नहीं है? तो इसमें जार्कोनियम जो है एक रेडियो एक्टिव तत्व, बात करें एलिमेंट नहीं है। स्टेनिन, फ्रांसियम और टाइटेनियम जो है ये सभी एक रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। जार्कोनियम एक रासायनिक तत्व जो आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त समूह ट्रांजिशन ग्रुप का तत्व है। इस तत्व के 5 स्थिर समस्थानिक पाए जाते हैं, जिनका परमाणु भार 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 है। कुछ अन्य रेडियोधर्मी समस्थानिक जैसे परमाणु भार 89 की कृत्रिम साधनों से निर्मित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। विघट नाभिक वस्तुओं को किसके बने पात्र में रखा जाता है? तो पीवी के। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो उसमें परमाणु संख्या क्रमांक में 1 की कमी व परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। परमाणु क्रमांक की बात करें, एटॉमिक नंबर 1 की कमी होती है, जबकि एटॉमिक मास की बात करें तो वो सेम रहता है, कोई चेंजेस पर नहीं आते हैं। बीटा कण नाभिक से उत्सर्जित तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होते हैं। बीटा कण के उत्सर्जन से नाभिक की द्रव्यमान संख्या तो अपरिवर्तित रहती है, परंतु परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है। इसकी आयनन क्षमता अल्फा से 1/100 गुना कम होती है, परंतु भेदन क्षमता 100 गुना अधिक होती है। तैतीस है, एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या परमाणु द्रव्य में क्या परिवर्तन होता है? तो इस पे 2 की कमी होती है। परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 2 की कमी। परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है। 34 है, 11 सोडियम 22 से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या होता है? तो ये होता है मैग्नीज। 92 यूरेनियम 236, 87 यूरेनियम 224 में कितने अल्फा बीटा कण उत्सर्जित होते हैं? तो 3 अल्फा और 1 बीटा कण उत्सर्जित होता है। 36 है, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दूना कर दिया जाए तो धार्मिकता क्षरण की दर क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगना कर दिया जाए, ठीक है, रेडियो क्षरण की दर जो होगी वो अपरिवर्तित रहेगी। क्वेश्चन नंबर 37 है, यदि 92 यूरेनियम विघटित होकर 91 Pa234 बनता है तो कितना अल्फा और बीटा कणों का उत्सर्जन होगा? तो 1 अल्फा और 1 बीटा कण का उत्सर्जन होगा। 38 है, रेडियोधर्मी पदार्थ का जीवन काल 70 दिन का है वो है, तो उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? तो 140 दिन बाद। देखिए, किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की आधी मात्रा क्षय होने में लगा समय अर्ध आयुकाल कहलाता है। यह काल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अतः यदि 1 ग्राम पदार्थ 70 दिन में आधा होता है तो 70 दिनों में आधा रह जाता है, अतः कुल समय 140 दिन लगेगा उसको 0.25 होने में। 39 है, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल जैसे हाफ लाइफ पीरियड 1 दिन हो तो 4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा कितना भाग शेष रह जाएगा? 6 सही 1/4 भाग। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने में है। इस पदार्थ की 3/4 भाग को क्षय होने में समय लगेगा 8 महीने। क्वेश्चन नंबर 41 है, वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का निर्धारण करने के लिए विघनाभिक का प्रयोग करते हैं? तो कार्बन काल निर्धारण के द्वारा किसी भी चीज के आयु का हम निर्धारण कर सकते हैं। पृथ्वी की आयु आकलन किया गया है तो ये यूरेनियम डेटिंग से जो होता है पृथ्वी की आयु का आकलन किया गया है। पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है।
पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम आइसोटोप का प्रयोग किया गया था। मतलब बात करें तो 4.5 अरब अरब बस आयु है लगभग। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्म का रेडियो कार्बन डेटिंग से। रेडियो कार्बन डेटिंग मृत पेड़ पौधे आदि की आयु के निर्धारण के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी इससे ये पता लगा जा सकते हैं कि ये पेड़ पौधे कितने वर्ष तक जीवित था। सबसे पहले रेडियो सक्रिय शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो हेनरी बेकरल ने किया था, जो कि फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे। वही 45 नंबर, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण का जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉनों की जरूरत होती है। 46 से परमाणु विखंडन की खोज किसने की थी? तो ऑटो हॉर्न ने जो है परमाणु विखंडन की खोज की थी। ऑटो हॉर्न एक जर्मनी रसायनज्ञ थे, केमिस्ट थे और रेडियो धार्मिक और रेडियो मिस्ट्रिक थे के क्षेत्र में अग्रणी थे। 1938 में ऑटो हॉर्न ने एक लिस्टमिनर के परमाणु विखंडन की खोज की, लेकिन केवल उन्हें ही इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उन्हें परमाणु रसायन विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। 47 परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विखंडन पर। 48 नंबर, किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होते हैं? संलयन से। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? तो नाभिकीय संलयन जो है सौर ऊर्जा का स्रोत है। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व का रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान में यह कमी ऊर्जा के रूपांतरित हो जाती है, जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने समीकरण एनर्जी फॉर्मूला जो था उनका इक्वल टू mc² से ज्ञात किया था। तारों के अंदर यह क्रिया निरंतर जारी है। सबसे सरल संयोजन की प्रक्रिया है 4 हाइड्रोजन परमाणु के संयोजन द्वारा एक हीलियम परमाणु का बनना। क्वेश्चन नंबर 50 है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है विमंदक के रूप में। रिएक्टर मॉडरेटर संलयन प्रक्रिया में न्यूट्रॉन की बौछार को कम करने के लिए के रूप में हैवी वाटर और ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। रिएक्शन की दर कम करने के लिए कैडमियम और बोरॉन कंट्रोल रॉड का इस्तेमाल होता है। न्यूक्लिक रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों तरह प्रयुक्त होते हैं। भारी पानी जिसे हम D2O कहते हैं। रेडियो धार्मिक मापा जाता है तो गीगर मूलर काउंटर द्वारा। गीगर मूलर काउंटर के द्वारा रेडियो धार्मिकता की मापी जाती है। रेडियो धार्मिकता वह प्रक्रिया होती है जिसके एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा फेंकता है। ऐसे पदार्थ जो स्वयं ऐसी ऊर्जा निकालते हैं विकिरण रेडियोएक्टिव कहलाते हैं, ये हमने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 53, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिक की अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर हीलियम का एक एटम बनाते हैं और बहुत सारी ऊर्जा अवमुक्त होती है। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था तो एडवर्ड टेलर द्वारा हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल, हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार कह सकते हैं एडवर्ड टेलर द्वारा। एडवर्ड टेलर, स्टेनिस्लाव एम उलम तथा कुछ अन्य अमेरिकी वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम हाइड्रोजन बम का विकास किया। हंगरी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर को ही हाइड्रोजन बम का जनक कहा जाता है। विश्व में हाइड्रोजन बम का पहला सफल परीक्षण 1 नवंबर 1952 को अमेरिका द्वारा किया गया था। यह परीक्षण ईवी माई के कूट नाम की तहत किया गया था। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन के लिए करते हैं? तो सोडियम, रेडियो सोडियम का। अल्फा बीटा गामा की वेधन शक्ति अपने अवरोही क्रम में है। गामा बीटा अल्फा। 58 रेडियो धार्मिक खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने। रेडियो सक्रियता का किसका गुण है? तो ये नाभिक का रेडियो सक्रियता गुण है। क्वेश्चन नंबर 60 है, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेते हैं तो परमाणु के नाभिक रेडियो सक्रिय में भाग लेते हैं।
तो रेडियो धार्मिकता जो हमारी ये यूनिट थी, उससे जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते थे और जितने प्रकार से एक्सप्लेनेशन हमने किया है, तो उससे जो भी और क्वेश्चन बच सकते थे हम वो सब हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। तो अब इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे इजीली अटेम्प्ट करेंगे। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर नीचे कर दीजिए, और इसके पिछली वीडियो के आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां से आप वीडियोस को देख सकते हैं, पुराने वीडियोस, ताकि आप ये हमारा नॉर्मल टॉपिक को देख सकते हैं इससे पहले 8 टॉपिक, ताकि आपकी केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे से हो सके। फिजिक्स जनरल बायोलॉजी के भी आप लेक्चर देख सकते हैं, कुछ लेक्चर पड़े हुए हैं हमारी प्लेलिस्ट में, वहां से जाके देख सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारे चैनल को टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, मिलेंगे अगली वीडियो में।